नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे आप लोग। प्यारे छात्रों, आज हम पढ़ेंगे शेरशाह सूरी के बारे में। शेरशाह सूरी का जन्म होता है सन 1472 में। तो इसके जन्म स्थान के बारे में थोड़ा सा विवाद है। कुछ विद्वानों का कहना है कि इसका जन्म नारनौल में होता है और कुछ लोगों का कहना है सहसराम में। सहसराम जो बिहार में स्थित है। ठीक है, तो प्यारे छात्रों, ये लोग जो शेरशाह सूरी है इसके जो वंशज होते हैं वह पश्तो होते हैं। पश्तो, ठीक है। तो वर्तमान में पश्तो है वह अफगानिस्तान और पाकिस्तान में निवास करते हैं। पाकिस्तान में जैसे खैबर पख्तूनख्वा नामक स्थान है, वहां पर पश्तो और लोगों का गढ़ है। ठीक है, तो ये पाकिस्तान की एक आदिवासी है, जनजाति जाति है। तो कालांतर में इसके जो दादा होते हैं इब्राहिम सूर, है ना, तो ये मोहम्मद लोधी के समय क्या हो जाते हैं, भारत में आ जाते हैं और इनका प्रमुख व्यवसाय होता है घोड़ों का व्यवसाय। तो ये लोग प्राचीन समय से ही भारत में क्या है, घोड़ों का व्यापार करते हैं। तो प्यारे छात्रों, घोड़ों का व्यापार मतलब उस जमाने में वर्तमान में अगर इसकी तुलना की जाए तो ये जैसे गाड़ियों का शोरूम, ठीक है, तो वो लेवल था। तो ये बहुत बड़े व्यापारी होते हैं और भारत में घोड़ों का व्यापार करते हैं। फिर इसके बाद सहसराम में आ जाते हैं बिहार में। और शेरशाह के पिता का नाम होता है हसन। तो हसन जब पहला विवाह करते हैं, ठीक है, तो पहले विवाह से इनकी जो पत्नी होती है उनसे फरीद नामक पुत्र पैदा होता है। तो कालांतर में ये जो फरीद होता है वही शेरशाह सूरी के नाम से बादशाह या सुल्तान बनता है। तो फरीद होता है। फिर इसके बाद हसन होते हैं, वह दूसरा विवाह करते हैं, फिर तीसरा करते हैं, फिर चौथा करते हैं, है ना। तो अंत में क्या होता है कि सहस्राम में हसन है वह अपनी चौथी बीवी और ये 3-4 बीवी के जो बच्चे होते हैं उनके साथ वह निवास करते हैं। तो फरीद को बचपन में अपनी सौतेली माँ के साथ रहने का मौका मिलता है और सौतेली माँ तो आप सभी जानते हैं कि अपने बच्चों को ही वह प्यार करेगी और सास के बच्चों को तो वह उतना स्नेह देगी नहीं। तो फरीद के साथ भी यही होता है और घर में लड़ाई झगड़े मारपीट, है ना, इस तरह का पूरा माहौल रहता है। और अंत में फरीद थोड़ा सा बड़ा होता है और सोचता है कि अपने पिता से वह झगड़ा करके जौनपुर आ जाता है। जौनपुर, तो प्यारे छात्रों, जब भारत में मुस्लिम शासन होता है तो ये जौनपुर नाम का जो स्थान होता है वह उस काल में पढ़ाई लिखाई का, ज्ञान विज्ञान का बहुत बड़ा केंद्र होता है। और फरीद यहाँ आके मन लगा पढ़ाई करता है और उस समय में जो हाईएस्ट पढ़ाई थी, है ना, तो वो कर लेता है। एक तरह से स्कॉलर बन जाता है ना, वर्तमान में देखे तो वो पीएचडी धारक हो जाता है। तो जितनी भी हाईएस्ट पढ़ाई कर सकते हैं वह कर लेता है। फिर कालांतर में जो हसन होता है वह उसके पास कुछ जागीरें और आ जाती है और व्यापार बहुत अच्छा चल जाता है। हसन क्या बहुत बड़ा व्यक्ति बन जाता है। फिर देखता है कि ये जो फरीद है तो अब वो काफी इंटेलिजेंट हो गया है ना, उसको बहुत बड़ा नॉलेज है, ज्ञान है। तो अपने कारोबार में हसन है वह फरीद को शामिल करता है और फिर अपने पिता की मृत्यु के बाद फरीद है वह अपने पिता का कारोबार संभाल लेता है। लेकिन फिर इसके जो भाई बहन होते हैं, सौतेली माँ होती है, उनको काफी परेशान करते हैं और फिर अंत में कुछ लोगों का कहना होता है कि देखो तुम्हारी जो भी संपत्ति है उसका तुम बंटवारा कर लो। लेकिन फरीद सोचता है ना, बात मानता नहीं और सारी प्रॉपर्टी अपने भाइयों और जो माए हैं उनको देके फिर वह बिहार के एक जागीरदार होते हैं बहार खान लोहानी। बहार खान लोहानी, ठीक है, तो इनके वहां पर ये नौकरी करने के लिए चला जाता है। प्रारंभ में इनके वहां पे छोटी मोटी नौकरी करता है, लेकिन एक बार क्या होता है कि बहार खान लोहानी होते हैं वह शिकार पर जाते हैं और शिकार पर जा रहे होते हैं, शिकार कर ही होते हैं। फिर अचानक क्या हो जाता है, एक शेर आ जाता है। तो जितने भी इनके साथ में व्यक्ति है, खुद बहार खान लोहानी एकदम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। लेकिन जो फरीद होता है वह डरता नहीं है और शेर पर टूट पड़ता है और उसके बाद जो छुरा होता है उससे क्या करता है, वह शेर को मार देता है। ठीक है, तो बहार खान लोहानी वह फरीद की जो शक्ति होती है उसको देखकर वह काफी आश्चर्यचकित होते हैं, क्योंकि यह एक तो पढ़ा लिखा जौनपुर का स्कॉलर होता है, ठीक है, बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति होता है, साथ साथ में क्या होता है, वीर भी होता है। ठीक है, तो ये इसकी क्या है, इसकी खास प्रतिभा होती है ना। तो बहार खान लोहानी इसकी प्रतिभा से प्रभावित होकर अपने पुत्र, है ना, बहार खान लोहानी का एक लड़का होता है जलाल खान, ठीक है, उसका शिक्षक नियुक्त कर देते हैं और साथ साथ में बड़ी नौकरी दे देते हैं। फिर कालांतर में क्या होता है प्यारे छात्रों कि भारत पे बाबर का आक्रमण होता है। 1526 में पानीपत का युद्ध होता है, इसमें इब्राहिम लोधी हार जाता है और बाबर जीत जाता है। तुर्कों का शासन आ जाता है, तुर्कों का शासन,
ठीक है। तुर्कों का शासन आ जाता है इस तरह से भारत में। इससे पहले बहलोल लोदी और सिकंदर लोदी, है ना, इब्राहिम लोदी। तो उस समय क्या है, अफगानों का शासन था। तो अफगान जो लोग थे बड़े खुश थे, है ना। लेकिन यहाँ पर तुर्कों का शासन आ जाता है। तो तुर्कों के शासन आने के बाद भारत में जो भी छोटे मोटे जो सिपह सालार होते हैं इब्राहिम लोदी के, है ना, जागीरदार और सामंत लोग होते हैं, तो जो भी अफगान सामंत होते हैं वो सारे सारे अपने आप को क्या कर देते हैं कि स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। और बाहर का लोहानी भी क्या अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता है और अपना नाम मोहम्मद शाह रख देता है, मोहम्मद शाह। और स्वयं को क्या घोषित कर देता है, सुल्तान घोषित कर देता है। तो खुद को वह सुल्तान मोहम्मद शाह बना देता है, ठीक है। फिर इसके बाद कुछ समय में बाद क्या होता है, मोहम्मद शाह की मृत्यु हो जाती है। और ये जो शेर शाह होता है वह जलाल खां की संरक्षक बन जाता है और उसकी सहायता से वह शासन पर अधिकार कर लेता है। और धीरे धीरे वह जलाल खां को साइड कर लेता है और खुद ही जो बाहर का लोहानी होता है उसके राज्य पर खुद ही काबिज हो जाता है। और धीरे धीरे वह अपनी शक्ति को बढ़ाता रहता है। फिर अंत में वह बंगाल के बहुत बड़े क्षेत्र पर अधिकार कर लेता है। तो बंगाल वाला क्षेत्र जब ये शेरशाह के अंडर में आ जाता है तो इसके पास ताकत भी आ जाती है, प्लस बहुत सारा धन भी आ जाता है, ठीक है। और फिर एक दुख तो पता ही है इनमें कि क्योंकि यहाँ पे दिल्ली भी क्या है, तुर्कों का अधिकार हो गया और ये लोग क्या चाह रहे थे भाई, अफगान सुप्रीमेसी, ठीक है। तो सारे अफगान होते हैं वह भी शेरशाह सूरी की लीडरशिप को मान लेते हैं और शेरशाह के नेतृत्व में वह संगठित होते हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ जो दिल्ली पर काबिज होता है हुमायूं, तो हुमायूं बहुत सारी गलतियां करता है। तो गलती की वजह से वह क्या है, अपनी गलतियों से परेशान रहता है। एक तो इसका भाई कामरान मिर्जा होता है जो वर्तमान में जो पाकिस्तान में पंजाब है, ठीक है, उसको हथियाने का प्रयास करता है। साथ साथ में बहादुर शाह जो बिहार का गुजरात का जो शासक होता है बहादुर शाह, ठीक है, वह उसको तंग करता रहता है। तो ये अपनी समस्याओं में उलझा हुआ होता है, ठीक है। और दूसरी तरफ जो शेरशाह सूरी होता है तो उसको बहुत सारे जो भारतीय देशी राजा है, सामंत है, उनका साथ मिलता है। साथ साथ में सारे समस्त अफगान जो छोटे मोटे शासक है उनका साथ मिलता है। तो एक तरह से वह क्या है, शक्तिशाली बन जाता है। दूसरी तरफ ये जो हुमायूं है उसको भी कालांतर में क्या होता है कि राजस्थान में जैसे राजपूत शक्ति है तभी भी वो एक ताकत के रूप में होती है, उसका साथ लेने का एक मौका मिलता है ना। तो यहाँ पर रानी कर्णावती है ना। तो जब यहाँ पे रानी कर्णावती मतलब मेवाड़ के राज्य पर बिहार के बहादुर शाह का हमला होता है तो रानी कर्णावती एक पत्र लिखती हुमायूं को और अपनी मदद के लिए बुलाती है और साथ में राखी भी भेजती। लेकिन जो हुमायूं होता है वहां गलतियां तो करता ही है, तो ये मौका भी क्या करता है, वो गवा देता है। और यहाँ पर राजपूत मुगल गठजोड़ बन सकता था, लेकिन हुमायूं क्या अपनी गलतियों की वजह से ये मौका गवा देता है और वह रानी कर्णावती की हेल्प नहीं करता है, ठीक है। तो फिर अंत में क्या होता है कि शेरशाह सूरी एक ताकत बन चुका है और 2 युद्धों में उसको हराकर भारत से बाहर कर देता है। तो पहला है 1539 में चौसा की लड़ाई लड़ता है, चौसा, ठीक है। और फिर इसके एक वर्ष बाद ही 1540 में बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध लड़ता है। तो बिलग्राम कन्नौज का युद्ध लड़ने के बाद हुमायूं को क्या भारत से वह खदेड़ देता है, ठीक है। और वह एक शासक बन जाता है 1540 में, ठीक है। तो हुमायूं को गद्दी से हटाने के बाद वह स्वयं गद्दी पर बैठता है। तो शेरशाह सूरी का कोई सामान्य व्यक्ति होता नहीं, वह बिल्कुल घिस कर एक उच्च स्थान तक पहुंचा हुआ होता है ना। तो उसको मतलब क्या जीवन में सारे संघर्ष उसने किए हुए होते हैं, है ना, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसको पता होता है। तो अब उसको पता था कि देखो भारत में जो तुर्कों का आगमन होता है वह खैबर पख्तूनख्वा है ना, नाम स्थान है, वहां पे खैबर दर्रा है, वहां से होता है। तो सबसे पहले वो क्या करता है, खैबर दर्रे पर क्या बहुत सारी चौकियां स्थापित कर लेता है, बहुत सारे थाना स्थापित कर लेता है ना, पूरा रास्ता एकदम पैक कर देता है ताकि क्या तुर्कों का आगमन बंद हो, ठीक है। और फिर वह भारत में एक मजबूत शासन की नींव रखता है। इसके बाद वो क्या करता है कि भाई अपने डिपार्टमेंट्स होते हैं उनमें वह सुधार करता है। तो एक डिपार्टमेंट होता है उसका दीवान वजारत, ठीक है। तो ये वैसे तो वित्त विभाग और लगान का होता है, वित्त और लगान, ठीक है।
तो रुपया पैसा और लगान किस तरह से अधिक से अधिक राज्य में टैक्स वसूल रहा है, ठीक है। तो इस पूरे जो इसका जो ढांचा होता है उसको मजबूत करता है ना। तो अब ये क्या होता है कि धार्मिक रूप से सहिष्णु होता है वह राजा टोडरमल है ना, जो बाबर का प्रमुख साथी रहेगा टोडरमल। तो टोडरमल की हेल्प लेता है ना। और तो अब ये शेरशाह क्या करेगा भाई कि जाति नहीं देखेगा, धर्म नहीं देखेगा और व्यक्ति की क्वालिटी देखेगा कि कौन व्यक्ति काम का है, कौन व्यक्ति काम का नहीं, है ना। तो टोडरमल जैसे हिंदू लोगों को भी वह अपने सेवा में भर्ती करता है। तो अब क्या करेगा भाई, दीवाने बाजार जैसा बन गया, मतलब अच्छा खासा पैसा प्राप्त करने की व्यवस्था कर ली। अब दूसरी व्यवस्था करेगा ये दीवाने आदिज, दीवान एक सफल शासक होता है। सबसे पहले वित्त की व्यवस्था करता है, इसके बाद किसकी व्यवस्था करेगा वह, सैनिक व्यवस्था, ठीक है। तो ये मेनली क्या है, सैनिक डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। तो सैनिक व्यवस्था अपने राज्य में वह मजबूत करता है ना। अपने राज्य में अधिक से अधिक जो उस समय के आधुनिक तोप वोप, गोला बारूद, गोली बंदूक, ठीक है। तो इस तरह के आधुनिक हथियारों से लैस अपने आप को करता है। फिर इसके बाद एक और डिपार्टमेंट होता है दीवाने रसालत, दीवाने रसालत, ठीक है। तो ये एक तरह से इसका जो होता है कि विदेश मंत्रालय होता है ना, विदेश विभाग के मामले देखता है, विदेश मंत्रालय होता है। और जो कि ये होता तो मुस्लिम शासक है, तो दुनिया में है ना दान दक्षिणा देनी पड़ती है ना। तो इस तरह से ये दान विभाग है ना, दान और खैरात बांटना, ये सारा डिपार्टमेंट, ये सारा काम ये डिपार्टमेंट देखता है। और इसका चौथा जो डिपार्टमेंट होता है दीवाने इंशा, दीवाने इंशा, ठीक है। तो राज्य में जितने भी सरकारी पत्र पत्रिकाएं जो भी देश विदेश में जो भी आते हैं है ना, देशी और सरकारी, ठीक है, सारे पत्र पत्रिकाओं को देखने का और लिखने का पढ़ने उढ़ने का काम किसका होता है, दीवाने इंशा। तो इस तरह से वह शासक सम्राट बनने के बाद ये जो चार खास डिपार्टमेंट होते हैं, पहले से ये होते ही है, लेकिन इनमें क्या है और मजबूत करता है और पारदर्शी बनाता है और प्रभावी बनाता है। अब क्या है, मैंने बताया आपको कि शेरशाह सूरी बोले तो होता क्या है, व्यापारी होता है, बिजनेसमैन होता है, ठीक है, खानदानी बिजनेसमैन होता है। तो अब इसको पता होता है कि बिजनेसमैन के जीवन में क्या क्या समस्या आती है, ठीक है। तो इस तरह से वह शासक बनने के बाद है ना, जैसे विकास के कार्य है ना, वर्तमान में भी सरकार विकास के कार्य कर रही है, तो उस समय ये विकास के कार्य करता है। और उसको पता होता है कि अधिक से अधिक व्यापार राज्य करेगा तो अधिक से अधिक धन की प्राप्ति होगी। तो ये भी अपने राज्य में क्या है, व्यापार को बढ़ावा देता है। और चूंकि ये खानदानी रूप से बिजनेसमैन होता है, तो उसको पता रहता है कि देखो बिजनेस में क्या क्या परेशानी होती है और बिजनेस व्यवस्थित ढंग से हो तो कि कौन कौन सी समस्या को दूर किया जा सकता है, ठीक है। तो ये क्या करता है कि वर्तमान में जो बंगाल है वहां पर एक सूरज गांव, सॉरी सोनार गांव, जो बंगाल है वहां पर क्या है, एक गांव है जिसका नाम है सोनार गांव, ठीक है। तो सोनार गांव से वह एक सड़क बनाता है, ठीक है, जो कि बंगाल से फिर बिहार से यूपी से होती हुई दिल्ली के आसपास, फिर पंजाब, फिर पाकिस्तान के पंजाब और सिंधु नदी पर ये खत्म होती है, ठीक है। तो उस जमाने में इतनी लंबी सड़क बनाना मतलब ये तो बहुत बड़ा कारनामा था, ठीक है। तो उस समय लोगों ने इस सड़क को नाम दिया सड़क ए आजम, सड़क ए आजम, ठीक है। जैसे उस समय विश्व विजेता व्यक्ति था सिकंदर, है ना, उसको कहा जाता था सिकंदर ए आजम। तो चूंकि ये सड़क इतनी लंबी थी, ठीक है, उस जमाने के हिसाब से, तो इस सड़क का नाम क्या रखा, सड़क ए आजम, जिसको जीटी रोड के नाम से जानते हैं हम, ग्रैंड ट्रंक रोड, है ना, जीटी रोड। तो वर्तमान में भी ये सड़क क्या है, कार्यरत है। तो इस सड़क को बनाता है। फिर इसके बाद ये केवल सड़क ही नहीं बनाता है, इसके साथ साथ वो क्या करता है कि जगह जगह पे यहाँ पे चौकी की व्यवस्था करता है ना। जैसे वर्तमान में भी हाईवे तो होती है, तो पेट्रोलिंग होती है ना, हाईवे पे गश्त होती है पुलिस की सुरक्षा की, तो ये जगह जगह चौकी है ताकि यहाँ पर व्यापारी आसानी से आ जा सके, यहाँ पे व्यापार हो सके और व्यापारी को कोई लूटे नहीं, ठीक है। साथ साथ में वो क्या करता है कि यहाँ पे सराय भी बनाता है ना। तो सराय जैसे अभी वर्तमान में जो हाईवे है तो आपने देखा होगा ढाबे, ठीक है, तो इसी तरह से वह क्या बनाता है, सराय। तो सराय और ढाबे में अंतर ये है कि भाई ढाबे में तो वो ढाबे वाला खाना बना के देता है आपको, लेकिन सराय में क्या
क्या है, पुराने समय में तो लोग पैदल चलते थे और खाने पीने का सामान अपने साथ लेके चलते थे, लेकिन कब तक चलेंगे, थक हार कर कहीं कहीं रुकना होता था तो वो सराय में रुकते थे, अपना खाना पीना बनाते थे, आराम से सोते थे, रेस्ट करके फिर अगले दिन चले जाते थे। तो इस तरह से वह क्या करता है कि अपने राज्य में पूरे व्यापार का पूरा ध्यान रखता है, ठीक है, और उसके राज्य में व्यापार और हर मामले में जो राज्य है वो आगे बढ़ता है। इस तरह से वह स्थापत्य कला में भी, चूंकि ज्यादा लंबा समय तो वह जीता नहीं है ना, उसके शासन रहता नहीं है, लेकिन जीता भी रहा उसमें स्थापत्य कला में भी खास ध्यान देता है। तो जैसे कि दिल्ली का जो पुराना किला है ना, दिल्ली का जो पुराना किला है उसका निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। और शेरशाह सूरी का जो मकबरा है सहसराम बिहार में है ना, झील के किनारे शेरशाह का क्या है, मकबरा, ठीक है। तो शेरशाह का मकबरा है कि स्थापत्य कला के हिसाब से बिल्कुल एकदम बेजोड़ नमूना माना जाता है, ठीक है। इसकी बहुत सारी योजनाएं होती है, लेकिन लगभग 5 साल ही शासन कर पाता है, 90 टाइम तक तो वो जी नहीं पाता है, ठीक है। तो और भी इसकी काफी सारी योजनाएं होती है। इस तरह से एक और क्या कहते हैं, मुद्रा में भी बहुत सारे सुधार करता है। तो उस समय कोड़ी है, दमड़ी है, दाम है, इस तरह के सिक्के चलते हैं। तो ये भारत में एक नया सिक्का लाता है ना, चांदी का सिक्का, ठीक है। तो उसका नाम रखता है रुपया, ठीक है। तो प्यारे छात्रों, ये शेरशाह सूरी एक चांदी के सिक्का इंट्रोड्यूस करता है जिसका नाम होता है रुपया। और कालांतर में ये रुपया शब्द इतना फेमस हो जाता है कि हमने हमारी जो मुद्रा, वर्तमान मुद्रा का नाम क्या हो गया, रुपया, है ना। न केवल भारत में बल्कि पाकिस्तान में भी इनके जो पैसे है उसको रुपये के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो बाकी सब नाम खो गए और रुपया नाम प्रसिद्ध हो गया। तो जो रुपया है वर्तमान में जो शब्द है वो किसकी देन है, शेरशाह सूरी की देन है, ठीक है। इसके अलावा अपने राज्य को मजबूत करने के लिए मुल्तान में भी अधिकार करता है, बंगाल में भी अधिकार करता है, बहुत सारे युद्ध वह करता है। लेकिन इसका एक युद्ध होता है मालदेव के साथ, ठीक है। तो मालदेव जो कि अगर राजस्थान की बात करें तो पहले क्या था कि राणा सांगा ना, तो राणा सांगा बड़े ताकतवर थे। तो मेवाड़ का जो इतिहास, मेवाड़ के इतिहास की बात करें तो राणा सांगा के समय मेवाड़ जितना ताकतवर था उतना ताकतवर कभी हुआ नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो गया कि भाई खानवा की लड़ाई में तो राणा सांगा के हार गए, उनकी शक्ति क्या होगी, बढ़ गई। तो अब बिहार पर राजस्थान की बात करें तो अब यहाँ पर क्या, मारवाड़, अब चूंकि मेवाड़ कमजोर हो गया तो अब मारवाड़ को उभरने का मौका मिल गया। और प्यारे छात्रों, ये जो मालदेव है, तो मालदेव के शासनकाल में जितना मारवाड़ जितना ताकतवर हुआ, ठीक है, उतना ताकतवर और किसी शासक के शासनकाल में नहीं हुआ, ठीक है। तो अब क्या हो गया अभी, मालदेव होता है, तो मालदेव भी एक महत्वाकांक्षी राजपूत शासक राजस्थान में मारवाड़ में शासन कर रहा होता है। जब 1540 में शेरशाह हुमायूं को भारत से खदेड़ देता है, ठीक है। तो मालदेव है वह हुमायूं को एक सूचना भिजवाता है कि भाई चलो आ जाओ, मेरे पास आओ और हम मारवाड़ में तुम आओ और हम सेना वेना इकट्ठी करके इस शेरशाह को भगाते हैं यहाँ से, ठीक है। लेकिन हुमायूं उसकी बात सुनता नहीं और लगभग 12, 13, 15 महीने बाद उसके पास आता है। तब तक तो स्थितियां क्या हो जाती है, बदल जाती है, ठीक है। और फिर शेरशाह कूटनीति का उपयोग करता है और हुमायूं की मदद नहीं करता है, ठीक है। और हुमायूं को फिर वहां से जाना पड़ता है। लेकिन जो मालदेव होता है वो बड़ा महत्वाकांक्षी होता है। तो अब वो क्या करता है, भाई देखो मेवाड़ की शक्ति क्षीण होगी तो वह अपनी ताकत बढ़ाता है और इसके जो खानदान का जो राज्य होता है बीकानेर, उस पर भी वह अधिकार कर लेता है, राजस्थान के कई हिस्सों पर अधिकार करता है। तो इस तरह से ये हरियाणा तक क्या है कि इसके राज्य की सीमाएं चली जाती है। और दूसरी तरफ होता है शेरशाह सूरी भी होता है, वह भी अपनी शक्ति बढ़ाना चाहता है, तो दो शक्तियों का टकराव तो होगा ही, ठीक है। तो इस तरह से शेरशाह सूरी और मालदेव की मध्य सन 1544 में गिरी सुमेर का सुप्रसिद्ध युद्ध होता है, ठीक है। तो इसमें एक तरफ शेरशाह सूरी की सेना, दूसरी तरफ मालदेव की सेना, राव मालदेव, ठीक है। तो मालदेव इन दोनों की सेना आपस में टकराती है, ठीक है। और शेरशाह सूरी अपनी पूरी ताकत के साथ आता है, क्योंकि
शेरशाह सूरी के पास क्या आधुनिक हथियार और ये सब ज्यादा रहते हैं, इसलिए वो मालदीव पर थोड़ा सा भारी पड़ता है और मालदीव की क्या हो जाती है, यहाँ पे हार हो जाती है। ठीक है, लेकिन मालदीव भी क्या है कि एक बड़ा साहसी होता है और वह ऐसे मानता नहीं, तो जगह जगह यहाँ पर इस पर हमले करता है। और शेरशाह सूरी एक समय में सिवाना चला जाता है अपनी सेना के साथ, क्या है सिवाना, और रेगिस्तान के बियाबान में वह एकदम खुश हो जाता है। ठीक है, एक समय तो इसको ऐसा लगता है कि अब मैं हार जाऊंगा, लेकिन किसी तरह से वह मालदीव को हराने में सफल रहता है। ठीक है, तो शेरशाह सूरी को तो पता ही होता है कि यार अभी तो गड़बड़ हो जाती, तो फिर वह इस युद्ध की जीत के बाद कहता है कि एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। ठीक है, तो इस तरह से वह 1544 में इसको मालदीव को हरा देता है। ठीक है, और राजस्थान के बहुत बड़े भाग पर वह अधिकार कर लेता है। ठीक है, और इसके बाद 1545 में कलिंजर, तो इसका सपना होता है कि कलिंजर की किले को वो फतेह करे। ठीक है, तो कलिंजर का जब घेरा लग रहा होता है, अब किसी भी तरह से शेरशाह सूरी की इच्छा होती है कि मुझे कलिंजर को जीतना ही जीतना है। ठीक है, तो अब अपनी सैनिक तैयारी करता है, तो कलिंजर के किले को जीतने के लिए जितना भी असला और बारूद लाया जाता है, ठीक है, तो वह एक दिन क्या करता है कि इस सारे चेक करता है कि देखो मेरी सैनिक तैयारी कैसी है ना, हथियार कैसे है, तो वो बारूद के ढेर को चेक करने आता है और वहां से कहीं से आग लग जाती है और उस आग में क्या हो जाता है, शेरशाह सूरी जल के मारा जाता है। तो इस तरह से 1545 में इसका अंत हो जाता है। तो बहुत ही छोटे से शासनकाल में वह बहुत बड़े बड़े काम कर जाता है, लेकिन दुर्भाग्य से 1545 में मर जाता है। फिर इसके बाद इस्लाम शाह और इस तरह के फिरोज शाह, इस तरह के शासक आते हैं, कोई खास रहते नहीं है। और सन 1555 में सरहिंद के युद्ध में है ना अफगानों की हार हो जाती है और फिर हुमायूं एक बार फिर से दिल्ली पर काबिज हो जाता है। ठीक है, तो प्यारे छात्रों, ये था हुमायूं और ये था शेरशाह सूरी। अगले वीडियो में हम किसी और के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।